What if I tell you guys, today I have the guest who have came to Canada like thousands of us, but they have been helping hundreds of family to get their dream house. So welcome to Lifecast with Nick on the Unraveling the Core series, and today we're gonna talk about the financial stability, mortgage and real estate. And this is a series of episode and please stay connected. So today we have the guest Mr. Satish Kumar and Miss Dolcy Dhawan. So hi both of you and I'm really blessed to have you guys and मेरा भी बहुत मन है कि मैं इन फ्यूचर कनाडा में घर लूँ एंड आई वांट टू लर्न फ्रॉम दीज गाइज बिकॉज दे हैव अ ग्रेट नॉलेज एंड आई होप ऑडियंस के साथ भी मैं ये नॉलेज शेयर करूँ सो मिस्टर सतीश आई विल स्टार्ट विद यू सो व्हाई डिड यू चूज टू कम इन कनाडा Actually, I was working in India as a mechanical engineer, and then I got a chance for a project in Dubai. I went over there and I saw the world, like what is the difference between India and Dubai. I worked over there. Work culture was different. But I served Dubai for 12 years, and by that time in 2008 there was a big recession in US, housing bubble. By that time I think that let us explore some other country where there is a stability and there is a growth. So I choose two country over there by that time. One is in Australia and Canada, but I got approved as a PR in Canada, so I moved Canada along with my family. ओके वट अबाउट यू डोल्सी आपने क्यों कनाडा आना चूज़ किया मेरा प्लान था 12th के बाद ही आने का, बट मैंने कुछ सिनेरियो ऐसा हो गया इंडिया में कि फिर मैंने अंडर ग्रेजुएशन इंडिया से ही करी और अंडर ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में हमें एक चांस मिला कॉलेज की साइड से कि हम कनाडा 3 वीक्स ऑफ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए आए हैं थ्रू कॉलेज जो इंडिया में था मेरा। तो 3 हफ्ते मैं रुकी कनाडा में सेनेका न्यूहैम कैंपस में। उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने आना तो बाहर ही है क्योंकि मैंने बहुत फ़न किया था कनाडा आके। एंड वट वॉज द बिगेस्ट लाइक एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी फॉर यू बिकॉज आपने इंडिया का कल्चर छोड़ा एंड आप इस एज में न्यू कल्चर में है तो इट वॉज द बिगेस्ट शॉक राइट सो क्या था वो Really speaking, I don't have any connections in Canada. मेरा यहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं था, मैं किसी को यहाँ जानता नहीं था। बट ऑनलाइन अब मैंने एक स्कारबरो में एक घर बुक किया था, बेसमेंट अपार्टमेंट था और डायरेक्ट यहाँ एयरपोर्ट पे उतर के टैक्सी लेके हम लोग यहाँ घर पे आ गए बेसमेंट में। बट द लाइफ विच वी लीड ओवर देयर इन दुबई and here it was too shocking. It's entirely 360 degree. किसी को जानता नहीं था, यहाँ पे कोई डायरेक्शन का पता नहीं था, यहाँ जॉब कैसे मिलेगा कहाँ मिलेगा। थोड़े रिसर्च किए थे बट एवरीथिंग वाज फेल्ड ओवर हियर। और पैसे बहुत ज़्यादा लेके नहीं आए थे। 3 लोग थे, मैं मेरी वाइफ और मेरी बिटिया, तीनों के लिए 2 महीने का सफिशिएंट पैसे थे हमारे पास। Then I started to ask everybody to whom I meet by that time कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कौन सा जॉब मिलेगा। Everybody have the different experience. तो कोई कहता था कि यार आप जो न्यू इमिग्रेंट एजेंसीज होते हैं उनके पास जाओ। जब मैं उनके पास गया तो वो लोग मेरे को रिज्यूमे बनाना सिखाने लगे। By that time, I have a working experience of more than 15 years. different culture में इंडिया में काम किया, दुबई में काम किया और उसके बाद यहाँ आए थे different रोल्स पे। और यहाँ आके थोड़ा अजीब लगा कि यहाँ सिखा रहे हैं कि you should write your name, you should not write your date of birth on resume and all. But anyway, I thought that there is a process. कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली किसी ने कहा कि सरवाइव करना है तो कोई भी जॉब मिलता है तो पकड़ लो। देन आई समबडी गाइड मी टू गो इन ए ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री। एक छोटी सी इंडस्ट्री थी, 2 घंटा ड्राइव करके जाता था, 6 घंटे का शिफ्ट था और 2 घंटे ड्राइव करके आता था। लाइफ में ऐसा कभी जॉब किया नहीं था, जस्ट लाइक ए लेबर जॉब। देन वन डे I went over there and they told me, why you came, there's no shift for you. And I was too much depressed because by that time I don't have money to come again.
बट एक माइंड में था कि क्या हम यही करने यहाँ आए हैं, रात दिन सोचता था। और देन स्लोली स्लोली विद इन ए 2 years मैं एक फ्रेंड से, कलीग से मिला, जिसने मेरे को बताया कि अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आपको अपना घर होना चाहिए। मैं बोला कैसे होगा। उसने सारा प्रोसेस बताया कि यहाँ पे एक बिल्डर के ओपन हाउस होने वाले हैं, आप वहाँ आओ एंड यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन। मैं और मेरी वाइफ दोनों जॉब करते थे और कुछ पैसे हमने सेव करके रखे थे। वहाँ गया, एक घर पसंद आया और हमने एक ब्लाइंड वो रिस्क लेके और मैंने एडवांस उनको दे दिए। और आफ्टर 2 years जब घर बना तो मैंने उस घर को परचेज कर लिया। And what about you, Dolce? What was your first few months? वो कैसे थे? Like, did you had any struggles when you officially came to Canada? जब मैं 2021 में आई थी दोबारा अपना डिप्लोमा करने यहाँ पे, मेरी एक्सपेक्टेशंस तो कुछ भी नहीं थी। मैं इतना सोचती नहीं आगे का, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को यही था, जाएंगे, मज़े मारेंगे, फेमस होंगे, पैसे कमाएंगे, दैट्स इट। और जब यहाँ आई तो स्टूडेंट में हमारे पास जीआईसी थी, कॉलेज फी घर से आ रही थी, सब कुछ। तो मेरी लाइफ में थैंकफुल टू माई पेरेंट्स इतना स्ट्रगल था नहीं, बट मेरे अंदर फिर भी यही था कि पैसे सेव करके आगे कुछ करना ही करना है। मतलब मेरा माइंडसेट वही था। पैसे थे बट ऐसा भी नहीं था कि मैं खुला उड़ा रही हूँ कुछ भी ऐसा। तो what was your first job? सिक्योरिटी। काफी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी होगी जब आप नए नए आए थे कनाडा, डिस्पाइट जीआईसी। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी एज सच तो नहीं थी, बट मेरा था कि बेस लेवल का पैसा होना चाहिए। बट मेरा दिमाग था कि उसको और कैसे ग्रो करें। लोग कहते हैं कि बेसिक से स्टार्ट करो, बट मेरा था कि बेसिक है तो उसको ग्रो कैसे करना है। मेरा ये फंडा था। सो आपने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की उस टाइम पे? इन्वेस्टमेंट तो इतना नहीं था, बट मैं अपने हमेशा चेकिंग अकाउंट में ही रखती थी और सेविंग्स अकाउंट में। मेरे को क्योंकि कनाडा की इतनी पॉलिसीज़ नहीं पता था कि कैसे सेव करते हैं, कैसे जीआईसी में डालते हैं, और जो भी था वो सब मेरे को अब पता लगा टाइम के साथ। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, मेरे जैसे भी जो आए हैं नए 2 years पहले ना, दे डोंट नो अबाउट व्हाट द फाइनेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कनाडा इज, राइट? हाउ टू ग्रो द मनी, वेयर टू इन्वेस्ट। तो उस चीज़ के लिए you guys are there to guide, right? So what is the guidance you got when you came to Canada, like how to make your money that much that we can buy a house in future? उसके लिए देखो, आपके पास एक स्टेबल जॉब होनी चाहिए। चाहे आप सिक्योरिटी कर रहे हो, चाहे आप ग्रोसरी स्टोर में काम कर रहे हो, चाहे आप अच्छी हाई एंड जॉब कर रहे हो। बस वही है कि अगर इंसान कमा भी रहा है तो उसको उड़ाता रहता है, चाहे जितनी भी अच्छी जॉब हो, तो फिर वो सही बात नहीं है। अगर सेव करना है, इवन इफ़ यू आर डूइंग अ मिनिमम वेज जॉब, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी इन दैट ऑल्सो। तो वही है कि कुछ लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर कुछ जीआईसी में करना है, उसमें थोड़ी स्टेबल इंटरेस्ट आते, लाइक 3%, 4%, जो भी चल रहा है उस टाइम, 3.25, 2% जो भी है, उसमें ग्रोथ ही फिर मतलब यू हैव टू लर्न व्हाट द रिस्क्स आर, व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज, व्हाट यू कैन, है ना? क्योंकि यही सब बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए टू सेव मनी। So Mr. Satish, Yeah. so what was your biggest cultural shock जब आप कनाडा आए? Because आप different cultures से हो, right? You are from Bihar, and Yeah. how did you cope up with everything? मेरे लिए बहुत ज़्यादा कल्चरल शॉक नहीं था, क्योंकि मैं एग्जैक्टली बिहार से कनाडा नहीं आया था। मैं बिहार से दिल्ली में रहा था, दिल्ली में जॉब किया था। फिर उसके बाद मैं मुंबई गया, 2 साल वहाँ जॉब किया। और उसके बाद फिर दुबई के लिए ऑफ़र आए तो मैं दुबई चला गया। दुबई में 10-12 साल रहे मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट में। यहाँ आने के बाद थोड़ा तो था डिफरेंसेस। जब मैं यहाँ आया तो एवरीथिंग आई हैव टू फिगर इट बाय माई सेल्फ, बिकॉज आई डोंट नो एनीबडी ओवर हियर। एंड हर चीज़ हर लोग से पूछ के अपने वो करके, और फिर धीरे धीरे इस कल्चर में आ गया। और मेरे को फिर समझ में आया कि अच्छा, अपना रास्ता अपने से ढूंढना है। तो जितने भी मैं देखता था, जो भी यहाँ सेटल्ड लोग हैं, उनसे पूछता रहता था कि आप क्या किया, कैसे मेरे को ग्रो करना है। मैंने जब
पहला घर लिया 2016 में, तो a lot of crisis was there regarding the financial this thing. बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बट धीरे धीरे उस समय मेरे समझ में आया कि हम जो नॉर्मल जॉब जो कर रहे हैं दैट इज नॉट मेंट फॉर मी। और मैं हमेशा तलाश करता रहता था। किसी ने बताया कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस एजेंट का लाइसेंस लेना चाहिए, मैंने वो भी लिया, 2 साल उसमें किए, बट मन नहीं लगा। देन when I was buying the second house, I come across the thing कि बैंक मेरे को मुझे उस समय विथ बैंक आई वॉज डिक्लाइन विथ सम रीजन। कोविड शुरू हो चुका था, बैंक्स बंद थे। उसी समय मैं एक मॉर्गेज ब्रोकर के कांटेक्ट में आया एंड ही डिड द जॉब एंड देन आई वॉज एबल टू परचेज द सेकंड हाउस Okay. in 2020. And then I asked him what is the rocket science. The same bank declined for me, and you get it approved. He is telling me that is only the positioning of yourself. Then I asked the second question, how can I come in this field? Because being engineer, I am very much interested with the numerical calculations and all. Okay. वो इंजीनियरिंग ने आपको आई थिंक काफ़ी हेल्प की है इसमें, वो एक्सपीरियंस। हाँ सही है। मुझे यू कैन से नंबर से प्ले करना अच्छा लगता है। ओके। हाउ डिड यू केम इन द रियल एस्टेट? हमारा इंडिया में भी रियल एस्टेट का काम है। हमारे डैड का कंस्ट्रक्शन कंपनी है वहाँ पे खुद की, और हम इन्वेस्टर्स रह चुके हैं। और जो हमारे ग्रैंडफादर थे वो भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ थी उनकी खुद की, जो जिसमें वो खुद बिज़नेस करते थे। तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड ही रियल एस्टेट का है। तो मैंने सोचा कि यहाँ आके भी बिज़नेस अगर पैसे बनाने हैं तो सेम जो ब्लड लाइन में है काम वही करते हैं कंटिन्यू, फिर यहाँ पे भी दूसरी लाइन में क्यों जाना फिर। हाउ डिड यू गॉट योर लाइसेंस? स्टूडेंट हम्बर कॉलेज है जहाँ पे कुछ कोर्सेज होते हैं, 5-6 कोर्सेज होते हैं और 2 सिमुलेशन क्लासेस होती हैं। वो जब आप कंप्लीट कर लेते हो आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है। यू कैन प्रैक्टिस फुल टाइम, पार्ट टाइम, मैनी लाइक। और लोग कहते हैं कि पीआर के बिना कर सकते हैं, वो कर सकते हैं पीआर के बिना भी। ओके। एंड मनी इज आई थिंक रियली गुड। यस, ओके। ऑन वर्क परमिट यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। सो आपका जो फर्स्ट क्लाइंट था उसके क्या एक्सपीरियंस था? हाउ डिड यू फाइंड दैट? बिकॉज इट इज रियली हार्ड टू फाइंड द क्लाइंट। मैं बताऊँ, मैं ना ऐसी मार्केट में रियल एस्टेट में आई हूँ जो पीक पे थी मार्केट। जब डाउनफॉल शुरू हुआ ना, डाउनफॉल के मिड में मैं आ गई इस इंडस्ट्री में। तो इंडिया में तो मैंने काम नहीं किया, वो तो मेरे पेरेंट्स और वो सब करते थे। यहाँ मैं नहीं थी, मेरे को कुछ आता ही नहीं था। तो मेरे जो फर्स्ट क्लाइंट थे वो मेरे को मिले थे फेसबुक मार्केट प्लेस से, जो लीज के लिए ढूंढ रहे थे। तो मेरे को पता नहीं था कि कैसे बिहेव करना है, कैसे क्या करना है, जो भी है। वो मेरे को कहते थे कि हमारे पास गाड़ी नहीं है। वो भी इमिग्रेंट ही थे कि वो रेंट पे ढूंढ रहे थे, हमारे पास गाड़ी नहीं है। उनको मैं पिक करने जा रही हूँ, हर एक घर की शोइंग के लिए उनको गाड़ी पे लेके जा रही हूँ, उसके बाद फिर घर ड्रॉप भी कर रही हूँ। मेरे को बताया यार रियल एस्टेट में ऐसा भी करना पड़ता है क्या? क्योंकि इंडिया में तो ऐसा नहीं करते थे हम लोग कि इंडिया में जो देखने आ रहे हैं तो देखने आओ तो जाओ। मेरे को लगा कनाडा का कल्चर डिफरेंट होगा, तो मैं करती थी ये चीज़। एंड में जिसको मैंने इतना घुमाया उसने कहीं और जाके सीधा लैंडलॉर्ड से घर ले लिया। और फिर जब ये हुआ मैंने अपने एक सीनियर से बात करी। मैंने बोला मेरे एक अंकल हैं यहाँ पे, वो भी रियल्टर ही हैं। मैंने बोला अंकल ऐसे ऐसे हो गया, क्या करना है? वो कहते हम उनके मतलब हेल्प करनी चाहिए बट इतना नहीं कि खुद को ड्रेन आउट कर दो या कुछ। क्लाइंट्स को फ़िल्टर आउट करना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट क्लाइंट एक्सपीरियंस यही था जहाँ पे मेरी डील क्लोज नहीं हुई थी। तो जब विद टाइम मैंने सीखा धीरे धीरे, तो फिर मेरे को पता लगा कि ऐसे करते हैं और अब काफ़ी अच्छा चल रहा है मेरा सेम ही चीज़ में। सो स्पेशली आपका जैसे मॉर्गेज एजेंट का काम है, सो आपने कैसे लाइसेंस लिया, तो कैसे वो एक ट्रांजिशन आया? जब मैं दूसरा घर ले रहा था 2020 में, by that time I was declined with the A lenders from the bank. तो मेरे दिमाग में ये आया कि मैंने एडवांस भी दे दिए हैं और टाइम लाइन से 2 महीने का टाइम था मेरे पास, बट
कुछ एक महीने बैंक ने होल्ड करके रखा, आज हो जाएगा कल हो जाएगा, और देन दे डिक्लाइन मी. देन आई कैन इन कांटेक्ट विथ ए मॉर्गेज ब्रोकर. मेरे रियल्टर जिन्होंने घर दिखाया था उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया, मैंने उनसे मिला, और मिलने के बाद उन्होंने थोड़े पोजीशनिंग चेंज करके फिर से एप्लीकेशन करके एक दूसरे ए लेंडर से ही उन्होंने अप्रूव्ड करा दिया. तो मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे स्ट्राइक किया कि दिस इज द गुड लाइन, बिकॉज आई वाज इन ए ग्रेट स्ट्रेस. $50,000 एज ए एडवांस दे के और लूज करने का टाइम आ गया था. एक एक डॉलर कितने मेहनत से कमाए जाते हैं कनाडा में. वहीं पे मेरे को एक क्लू मिला कि इफ आई कैन गेट दिस लाइसेंस एंड आई लर्न समथिंग, आई कैन हेल्प ए लॉट ऑफ पीपल who came from our country and they are stuck up somewhere, and that is my reasoning, that is my the you can say जो मैं खोज रहा था, अपने आप को खोज रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, वहां से मेरे को पता लगा. आई फाउंड माई पर्पस, करेक्ट. And then I meet with the same broker next time when after the closing I asked what is the rocket science in that. He told me nothing. Just I want to join your team or I want to learn from you. Then मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने बताया कि रेनिक एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से 1 हफ्ते का कोर्स होता है, फुल टाइम कोर्स है, आप वो कर लो, कोर्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद कम टू मी और मैं अपने ब्रोकरेज में आपका एप्लीकेशन डाल के और रिक्वेस्ट करूंगा, देयर इज सम प्रोसीजर, और आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो. देन आई एम रेडी टू लर्न. ऐसे मेरी जर्नी शुरू हो गई. थोड़े दिन पार्ट टाइम करता रहा, बट पार्ट टाइम 2 जॉब एक साथ नहीं कर सकता था, इसमें डेडिकेशन की ज़रूरत थी. तो मैंने वो जॉब छोड़ के फिर फुल टाइम मॉर्गेज ब्रोकरिंग लाइन में आ गया. तो आपका फर्स्ट क्लाइंट एक्सपीरियंस क्या रहा? मैं ट्रेनिंग पे उस समय ज़्यादा ध्यान देता था. मैं एक ट्रेनिंग में था जिसमें वो लोग उन लोगों ने सिखाया कि मीट द पीपल. आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं सारे कॉन्टेक्ट्स से बात करो, सारे लोगों को बताओ कि आप क्या करते हो, और उसी समय रियल्टर्स के साथ आप कनेक्ट होना चाहिए, आपको मीट करना चाहिए. और बट जब मैं अपने कॉन्टेक्ट से नंबर्स निकाल रहे थे, उसी में 2-3 लोगों ने बोला कि आई एम इंटरेस्टेड टू बाय द हाउस, बेसिकली आई एम लुकिंग टू परचेज द हाउस. वो 2-3 लिंक में से एक ने मेरे साथ, मैंने उनका मॉर्गेज प्री अप्रूवल करा के दिया और बाद में वो क्लोज हुआ. जैसे सतीश जी ने लाइसेंस लिया मॉर्गेज का, ऐसे सीख के लर्न करके, तो आपने कैसे रियल एस्टेट का लाइसेंस लिया? क्या कॉस्ट था उसका? क्योंकि हर बंदा भी नहीं कर सकता ये चीज़. और किसने आपको गाइड किया? तो उसके बारे में थोड़ा बताओ कि किसने आपको बताया कि ये कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है. तो मेरे कॉलेज, जब मैं सेनेगा में थी तो मेरे को कॉलेज में एक फ्रेंड मिला था जो कि खुद वर्क परमिट पे था उस टाइम. वो स्टूडेंट नहीं था, मैं स्टूडेंट थी उस टाइम. तो वो कुछ जॉब करता था बैंक में. तो उसने मेरे को बोला कि तेरे को पैसे कमाने हैं ढोल से. मैंने बोला हाँ. कहते रियल एस्टेट का लाइसेंस ले लेते, तू भी और मैं भी, दोनों साथ में काम करेंगे. मैंने बोला उसमें इनकम कितनी है महीने की? कहते एक डील क्लोज होने में $20-25 मिलता है. मैंने बोला क्या? कहते हाँ. मैंने बोला चलो ठीक है फिर यही करते हैं. पर मैं उस टाइम ना अपने करियर वाइज थोड़ा ये भी सोच रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फिजिकली फिट हूँ, मैं जिम जाती हूँ रोज़, मेरा स्टैमिना काफ़ी ज़्यादा है. तो मेरे को जिम का शौक भी था इंडिया से. तो मैं 2 चीज़ों में कंफ्यूज थी, या तो मैं पुलिस में जाऊँ, टोरंटो पुलिस में, या तो मैं रियल्टर का लाइसेंस लूँ. फिर ये दोनों ऑप्शन में से एक चूज़ हो गया. फिर मैंने एनरोल किया हम्बर कॉलेज में. हम्बर कॉलेज में 5-6 कोर्सेज होते हैं और 2 सिमुलेशन क्लासेस होती हैं. उसकी कॉस्ट रफली अराउंड $5,000 to $6,000 आती है, सबकी मिला के. तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑफलाइन क्लासेस होती हैं. तो ऑफलाइन क्लासेस, एक क्लास लो, कोर्स ख़रीदो और उसके बाद पेपर दो. तो खुद ही पढ़ना होता है, उसमें कोई टीचर नहीं होता आपके पास. तो लाइक $500-600 का कोर्स ख़रीदो, फिर एग्ज़ाम 1 दो, जो कि $100 $115 का कुछ ऐसा कोर्स होता है वो. फिर सेकंड कोर्स लो $500-600 का, फिर एग्ज़ाम 2 दो. मतलब ऐसे आपको इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देने होते थे. तो इन टोटल अगर देखे जाए तो 5,000 to 6,000 कॉस्ट आती है उसकी.
और कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको ट्रैप की फ़ीस होती है, टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड की भी फ़ीस होती है। जब आप कोर्स ख़त्म कर लेते हैं आपको लाइसेंस लेना होता है वहाँ से, तो उसकी भी 2000-2500 आती है। तो इन टोटल 6,000 7,000 विच इज अ ह्यूज चंक ऑफ मनी। 7,000 में कैश पे गाड़ी आ जाती है। हाँ हाँ हाँ, तो वही है कि इतना होता है। हर कोई नहीं कर सकता, बट ये है कि आपको लगता है कि इट्स वर्थ इट। वर्थ इट तो पहले कुछ महीनों में ही पता लग गया था कि हाँ है। वो रिवॉर्डिंग मोमेंट क्या था फिर, कब लगा कि फोड़ दिया? वो तो अभी भी लगता है कि अभी तक फोड़ा नहीं है, बट वही है कि हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में ये लगता है। जब पहली रिलीज हुई थी तब लगा था फोड़ दिया, पहली लिस्टिंग आई तब लगा था फोड़ दिया, जब पहली कमर्शियल डील हुई तब लगा फोड़ दिया, लेकिन अभी भी लगता है कि और भी फोड़ सकते हैं आगे जाके। दैट्स गुड। सर, आपको कैसे लगा कि आपने फोड़ दिया इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद इस इंडस्ट्री में? आ, जब मैंने मॉर्गेज शुरू किया तो पैसा कमाना मेरा ध्येय नहीं था, मेरा इंटेंशंस नहीं थे, क्योंकि लाइफ में 20 इयर्स, लगभग 15 से 20 साल जॉब करने के बाद वो बीच में एक जो वो होता है पैसे कैसे कमाए, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। क्योंकि मेरे पास यहाँ घर था, अपना पेड कार था, देयर इज नो लाइक मैंने कैश में लिया था। इंडिया में हमारे प्रॉपर्टीज हैं, तो वो फिर बाद में मेरे दिमाग से निकल गया कि यस, आई एम वर्किंग फॉर द मनी। बाद में ये चीज आया कि नहीं, अगर कोई मेरा जानने वाला या मेरा कोई क्लाइंट अगर कहीं बीच में फंस गया है, तो हाउ वी हैव टू हेल्प देम टू कम आउट फ्रॉम दैट टेम्पोररी स्ट्रगल। ऐसे बहुत सारे केस मेरे पास आए हैं जो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि हमारा बैंक से मॉर्गेज हो जाएगा। उन्होंने प्री अप्रूवल नहीं कराया, डायरेक्ट मार्केट में चले गए और उन्होंने घर फाइनल कर दिया, एडवांस दे दिया। जब बैंक में गए तो वो डिक्लाइन हो गया ड्यू टू सम रीजन। देन दे आर सॉक्ड। तो मेरे पास आए तो मैंने उनको प्रॉपर एजुकेट किया कि यहाँ पे क्या कमी थी जिसके चलते आपका एप्लीकेशन वहाँ डिक्लाइन हो गया। नाउ दिस इज द स्ट्रेटेजी। मैंने उनको एक स्ट्रेटेजी बताया और अभी भी उनको गाइड करता हूँ कि इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड फ्रॉम द ए लेंडर, देयर इज ऑप्शन फॉर बी ऑल्सो। गो फॉर बी लेंडर्स and stay with them for say 1 year, 2 years, and you have to improve your financial stability where you are lagging behind, and then after 1 or 2 years again आप try करो और आप prime lending में आ जाओ। Hi guys, quick note. Due to some camera recording issue, my camera has stopped working from this point onward, but the guest camera has recorded everything and you won't miss any part of the discussion. So let's continue to the next part. Thank you. सो जो न्यू कमर्स है कनाडा में, एक क्रेडिट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के लिए, ताकि कोई वांट बाय द। आपके क्या सजेशंस है इस पे कि हाउ टू बिल्ड द क्रेडिट? यहाँ पे एक मिथ है, लोग समझते हैं कि मैं यहाँ आया, क्रेडिट लिया तो सारे चीज मैं क्रेडिट से खरीदूं और क्रेडिट से ही पे करूं, और जितना ज्यादा मैं क्रेडिट यूज करूंगा, क्रेडिट कार्ड यूज करूंगा, टाइम पे भरूं नहीं भरूं, हमारा क्रेडिट बनता जाएगा, विच इज रॉन्ग। आप एक क्रेडिट कार्ड रखो और वाइजली उसका यूज करो। बिल जिस दिन जनरेट हो उसके नेक्स्ट डे आप बिल वो कर दो, पे कर दो, और इवन $10 पर मंथ खर्च करके भी आपकी क्रेडिट स्कोर मोर देन 800 हो सकती है। ओके, या सो जैसे मैंने कहीं सुना था कि यू हैव टू यूज योर आई थिंक 10% ऑफ द क्रेडिट लिमिट, उसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है। 30%, आई एम रॉन्ग। सो उसका है वो एक रेशियो है, दैट इज कॉल्ड यूटिलाइजेशन रेशियो। उसमें क्या होता है कि अगर आपकी क्रेडिट लिमिट $1,000 है तो आपको $300-350 से ज्यादा उसमें परचेज नहीं करना चाहिए। आप परचेज करो
कुछ पैसे उसमें जमा कर दो, फिर परचेज करो, फिर जमा कर दो। आपका बिल में मोर देन 35% से ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं दिखना चाहिए। Okay. देन यू कैन गो, योर क्रेडिट स्कोर विल गो वेरी फास्ट। So you have a different story. आप स्टूडेंट आए थे कनाडा में, है ना? तो अंकल जैसे स्टेट पीआर आए तो उनकी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है, बट आप कैसे क्रेडिट बिल्ड किया अपना इन दीज इयर्स स्टूडेंट मैं- जर्नी में? मैं स्टूडेंट आई थी और मेरा स्टूडेंट परमिट लाइक 2-3 साल का था, और मैं कोविड वाले टाइम आई थी तो हमारा 1-1.5 साल आई मीन इंडिया में हमने ऑनलाइन कोर्सेज करे थे। मेरा सिर्फ जब मैं यहाँ पे आई थी कनाडा तब मेरा 1 ही सेमेस्टर था, और उस टाइम जब स्टूडेंट परमिट ख़त्म होते हैं उसके बाद हमें वर्क परमिट अप्लाई करना होता है, तो मेरा स्टेटस ही नहीं था यहाँ पे। मेरे कुछ महीने ही लाइक मैक्स 1 ईयर रह गया था। तो जब मैं आई तो हमने जब जीआईसी खुलवाई हमने डेबिट कार्ड लिया। मेरे भाई का तो 4 साल का कोर्स था तो उसको क्रेडिट कार्ड मिल गया। अब मैंने बोला कि मेरे को क्रेडिट कार्ड, तो बैंक वालों ने मेरे को मना कर दिया कि हम आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देंगे बिकॉज यू डोंट हैव एनी स्टेटस फॉर लाइक 2-3 साल का नहीं है आपके पास। तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड ही नहीं था, तो मेरे पास कोई वो ही नहीं था ज़रिया क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने का। तो जब मेरा वर्क परमिट आया 3 साल का तब मैंने क्रेडिट कार्ड लिया, और उसी टाइम हर खर्चा क्रेडिट कार्ड से ही करती गई। बट मेरे को उस टाइम ये इतनी नॉलेज तो आ गई थी कि 30% से यूटिलाइजेशन ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो यही है, आपका एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्क परमिट होल्डर, आपका फर्स्ट स्टेप हमेशा यही होना चाहिए कि गेट अ क्रेडिट कार्ड फर्स्ट। और जैसे आप डेबिट यूज़ करते हो वैसे ही आप क्रेडिट यूज़ करो। डेबिट छोड़ ही दो, टैप करने क्रेडिट बाद में पे करते रहो डेबिट से उसके बाद। जैसे मैं खुद एक रिटेल फार्मेसी में काम करता हूँ, उसमें मोस्टली जो फॉरेनर्स है वो हमेशा डेबिट टैप करते हैं, मोस्टली लाइक 80% ऑफ द पीपल। वो डेबिट क्यों टैप करते हैं? बिकॉज दे हैव पेड ऑफ देयर हाउसेस, दे आर बोर्न हियर, दैट्स व्हाई नहीं, कि उसके- हमको क्रेडिट बिल्ड करना है कि इट्स अ डिफरेंट थिंग। दैट इज ए गुड क्वेश्चन। इन माय ओपिनियन मे बी वो यहाँ टेम्पोररी आए हों और से 2-4-6 महीने के लिए जो टूरिस्ट आए हों और उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं हो यहाँ के। दूसरे उनके पास अपने घर हों, अपने सब कुछ हों, देन दे डोंट वांट टू यूटिलाइज देयर क्रेडिट कार्ड्स, तो डेबिट से खर्च कर रहे हैं हम। ओके, लाइक नॉट अ बिग डील इन दैट। नॉट ए बिग। और बहुत लोगों को नॉलेज भी नहीं होती कि क्रेडिट स्कोर भी कुछ होता है यहाँ पे या कुछ, तो उनको वो फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं है। उनको लगता है कि डेबिट है, कुछ लोगों को लगता है कि अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो दे आर काइंड ऑफ टेकिंग अ लोन। मतलब कुछ लोगों का ये भी है, और कुछ लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती। मे बी ये भी रीज़न हो सकता है जहाँ तक मेरे को लगता है कि डेबिट ज़्यादा यूज़ होता है। हम लोग डिफरेंट सोसाइटी से आए हुए हैं। लाइक मैं इंडिया से जिस जगह से आया हूँ वहाँ क्रेडिट कार्ड का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। कैश पे हम लोग शॉप में जाते हैं, खरीद के आते हैं। जब यहाँ आया तो लगा कि जब मेरे पास पैसे हैं तो मैं क्यों क्रेडिट यूज करूं। तो देयर आर सम मिथ्स, बट आपके पास 1-2 क्रेडिट तो होने ही चाहिए। 2 क्रेडिट कार्ड होने चाहिए, जिसमें से एक बैंक के कार्ड होने चाहिए। और आप अपने अपने बजट को दोनों कार्ड पे डिस्ट्रीब्यूट करके रखो। जैसे अगर आप कार यूज करते हो तो गैस एक कार्ड से लो, अगर ग्रोसरी यूज करते हो तो दूसरे कार्ड से लो। कहने का मतलब आप में वो बैलेंस होना चाहिए, यूटिलाइजेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपने बोला कि 2 क्रेडिट कार्ड होने चाहिए, एक बैंक का, सो दूसरा कौन सा ले? जैसे मैंने काफी देखा है कि अमेरिकन एक्सप्रेस लेते हैं लोग, या कोई और कंपनी, कैनेडियन टायर हाँ जी। का ले लो, फाइनेंस वॉलमार्ट से ले लो, कहीं से भी कोई भी कार्ड चलेगा। व्हाट इज द क्रेडिट कार्ड। बेनिफिट ऑफ दैट? आपके पास 2 कार्ड होंगे तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन कम होगा। अगर आपके पास एक ही कार्ड है, आप उसी से परचेज करते हो, और हम हमेशा से अगर 1000 का लिमिट है, $800-900 खर्च करके और आप पे करते हो, इट्स नॉट ए गुड आइडिया। यू हैव टू कीप 2-3 कार्ड्स, 1 फ्रॉम द बैंक एंड 2 अदर फ्रॉम एनी मर्चेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, तो उस पे मैंने लिमिट इंक्रीज करवा ली थी, बट कार्ड एक ही है।
मैं यूज़ भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही यूज़ करता हूँ। मैं 500 से $600 और मैक्स कई बार 1000 हो जाता है एक महीने का, तो मैं भर देता हूँ साथ के साथ। बट फिर भी मैं कई बार ना एंड में कुछ अमाउंट पेंडिंग रखता हूँ। तो वो चीज़ अच्छी बात है कि लाइक इट विल अफेक्ट माई क्रेडिट स्कोर के शुड आई डिक्रीज द लिमिट ऑफ द क्रेडिट कार्ड एंड देन गो फॉर अ न्यू वन। कार्ड एक रखो चलेगा, बट जब आपका बिलिंग होता है, से मैक्सिमम कार्ड का 12 से 15 तारीख के बीच में बिलिंग डेट होता है, तो सपोज दैट आपने परचेज इवन 80% ऑफ योर क्रेडिट लिमिट यूज भी कर लिया, लेकिन बिल जनरेट होने के पहले अगर आप उसमें से 50% पे कर देते हो, तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन जो बिल में आएगा वो वाट एवर द बैलेंस इन योर क्रेडिट कार्ड वही आएगा। तो ये एक टेक्निक है कि अगर आपने ज़्यादा भी किसी महीने में परचेज कर लिया है, तो बिफोर जनरेटिंग द बिल्स यू हैव टू पे देम। Okay. So, any financial advice you want to give to the newcomers? Because बहुत सारे लोग यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं। मैंने खुद ने जॉब नहीं मिलने के बावजूद मैंने जीआईसी पे फीस दी या कुछ घर से पैसे मंगाए है ना, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने में बहुत टाइम लग जाता है। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या कुछ ऐसी 3 एडवाइस विच यू बोथ वांट टू शेयर? बस सतीश, इफ यू वांट टू शेयर। सी always in Canada or any country, if you are very much, अगर आप दिन भर सोशल मीडिया में हो या दिन भर न्यूज़ देखते हो या कहीं भी आप कुछ भी करते हो, तो लोग आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंड करना सिखाते हैं, सेव करना कोई नहीं सिखाता है। बट मेरा थंब रूल है किसी भी न्यू इमिग्रेंट के लिए, आते ही अच्छा मेहनत करो, कड़ा मेहनत करो, और जो भी पैसे आप कमाते हो, जितने भी डॉलर कमाते हो, एटलीस्ट 20 to 25% आप सबसे पहले अपने लिए सेव करके रखो। और उसके बाद जो पैसे बचते हैं उससे आप या तो फूड खरीदो या तो रेंट दो, या जो भी खर्चे जो आपके अपने कमाए हुए पैसे से जो भी बाहर जा रहा है, दूसरे के पास जा रहा है, आप इतना हार्ड वर्क करते हो किसके लिए? अपने लिए कुछ नहीं रखोगे तो जिंदगी भर ऐसे ही करना होगा। सो माय फर्स्ट एडवाइस इज टू सेव योर मनी। जिस दिन सैलरी आता है 20% उसको अलग कर दो, एंड यू हैव टू मेक योर बजट विद इन दैट 80%। सेकेंड, as soon as you came to Canada, जैसे आप वर्क परमिट पे आते हो या आप पीआर पे आते हो, आने के बाद आपको 2 तरह के अकाउंट खोलने चाहिए। एक आपका जनरल अकाउंट, दैट इज कॉल्ड सेविंग अकाउंट और चेकिंग अकाउंट। दूसरे यहाँ पे रजिस्टर्ड अकाउंट होते हैं, जैसे आपका आरआरएसपी है, टीएफएसए है, एफएचएसए है। वो अकाउंट्स में टैक्स डेफर्ड अकाउंट, उसको टैक्स डेफर्ड अकाउंट या रजिस्टर्ड अकाउंट बोलते हैं। वो तीनों के बारे में आपको जानना चाहिए और आपके अपने गोल के हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो आप 20% सेव करते हो वो पैसा चेकिंग में और सेविंग में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको प्रॉब्लम होगा तो आप उससे पैसे निकाल लोगे, खर्च कर दोगे, तो आप कभी भी आपके पास सेविंग्स नहीं रहेंगे। सेविंग्स के लिए आपके पैसे आपके आंख से दूर होने चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट उपाय है आप ये 3 अकाउंट में इन्वेस्ट करो, आरआरएसपी, टीएफएसए और एफएचएसए। न्यू कमर्स के लिए बेस्ट अकाउंट कौन सा सजेस्ट करूँगा? न्यू कमर्स के लिए सबसे पहले तो उनको तो पहले यहाँ सेटल होना है। सेटल होने के लिए एक उनके पास अच्छी जॉब होनी चाहिए, और फर्स्ट 6 मंथ का उनके पास सेविंग्स होना चाहिए डेली एक्सपेंस के लिए। जैसे अगर आपके पास आपका खर्च अगर $2000 है, तो तकरीबन $12000 आपके सेविंग और चेकिंग में होने चाहिए। इन द केस ऑफ इमरजेंसी, इन द केस ऑफ लूजिंग योर जॉब, हाउ यू विल सर्वाइव। 6 महीने के सेविंग्स के बाद यू हैव टू पुट योर 20 to 25% ऑफ योर इनकम इन आइदर आरआरएसपी, टीएफएसए और एफएचएसए। आरआरएसपी जो आपकी इनकम होती है उसमें से जो भी आपका कंट्रीब्यूशन रूम है, उस
रूम के हिसाब से उसमें आपको सेविंग करना है. गवर्नमेंट विल रिटर्न योर इनकम टैक्स. TFSA में आप इन्वेस्ट करते हो, जो भी मनी आपका TFSA में ग्रो होता है, उस कैपिटल गेन पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है. तीसरा FHSA है. FHSA is only for the buying the house. If you save the money over there, it is also tax deferred account. जब आप डाउन पेमेंट के लिए आप उसमें अपने पैसे जमा कर सकते हैं. Third financial advice, Dolce, if you want to give any as a newcomer. एज अ न्यू कमर देखो, हमें इतने अकाउंट्स के बारे में तो पता नहीं होता, इतनी नॉलेज हमें होती नहीं. तो फर्स्ट एडवाइस मेरी यही है कि आपकी जो कॉस्ट है उसको कम से कम रखो. फॉर एग्जांपल आपका रेंट है तो उसको रेंट शुड बी 1/3 ऑफ व्हाट यू आर मेकिंग इन अ मंथ. अगर आप घर भी लेते हो तो आई वुड सजेस्ट कीप योर मॉर्गेज 1/3 ऑफ वट एवर यू आर अर्निंग इन अ मंथ. तो पहला तो ये है. दूसरा, स्टूडेंट आते हैं, हमारे ज़्यादा खर्चे होते नहीं है, तो जब धीरे धीरे करके पैसे आने लगते हैं तो स्टूडेंट का भी हाथ खुल जाता है कि हम ये भी लेंगे, हम घूमने जाएंगे. ये जब तक आपकी स्टेबिलिटी नहीं आती ना, तब तक वो कॉस्ट को सेम ही रखो, चाहे आपकी इनकम जितनी भी इंक्रीज़ होती रहे. सबसे मेन चीज़ यही है. अगर आप अपना हाथ टाइट रखोगे, अगर आपके पास पैसे आ रहे तब भी, तो फिर दैट इज़ बेटर. What are the 3 mistakes you will avoid while coming as a newcomer in Canada? 3 मिस्टेक्स. Yeah. अंडर ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करनी चाहिए थी, यहाँ पे वो नहीं करना चाहिए था मेरे को, डिप्लोमा. ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आज भी मैं सोचती हूँ कि मैंने मास्टर्स क्यों नहीं करी अब यहाँ पे. And उसका benefit like in education purpose or in this? एजुकेशन पर्पस प्लस इमिग्रेशन पर्पस. आपको पता है इमिग्रेशन कितनी टाइट हो गई है. ये दोनों मेन रीजंस हैं. इमिग्रेशन की वजह से आधी स्टेबिलिटी वैसे ही नहीं हुई है पहले से. कनाडा में इतना रिसेशन है, मैंने सुना है कि मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट भी इतनी डाउन है इस टाइम पे. एंड यू गाइस आर द मास्टर, सो आई थिंक इट मे बी अ बेस्ट टाइम टू बाय अ हाउस इन कनाडा, राइट? देखो, बेस्ट टाइम वही होता है जब आप कंफर्टेबल हो, चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे नीचे हो. अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो नीचे वाली मार्केट में भी, तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू बाय अ हाउस इन दिस मार्केट ऑल्सो. घरों के प्राइजेस स्टॉक्स ही है, ऊपर नीचे जाएंगे. यू हैव टू लुक फॉर योर ओन कंफर्ट. रिसेशन ने जैसे इस इंडस्ट्री को इफेक्ट की है अभी कुछ सालों में, जो कैप्स हैं स्टूडेंट्स पे लगे हैं, इमिग्रेंट्स पे लगे हैं अभी, बट उस कैप्स की वजह से इस इंडस्ट्री में कोई इफेक्ट आया? रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत अंदर से हिल चुकी है. कोविड में कुछ और थी, कोविड से पहले कुछ और थी, अभी कुछ और है. स्पेशली इंटरेस्ट रेट्स में भी और प्राइजेस में भी. इंटरेस्ट रेट्स बहुत नीचे चले गए थे, प्राइजेस ऊपर जा रहे थे कोविड में, अब एकदम से नीचे आ गए क्योंकि फॉरेन बायर इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता अब यहाँ पे. तो वो काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत डिटेल में उस बारे में बात करनी पड़ेगी, बट मोटा मोटा यही है कि ख़रीदो तब जब आप कंफर्टेबल हो. कोई राइट टाइम नहीं है. यू हैव टू लुक फॉर योर ओन कंफर्ट, दैट्स इट. जैसे डॉल्सी जी ने बताया कि अभी काफ़ी मार्केट रिसेशन में है, तो उस वजह से आपने जब फर्स्ट टाइम होम बाय किया था तो उस टाइम पे आपने कैसे बाय किया और उस टाइम पे कैसे मार्केट थी, और आपने क्या फाइनेंशियल मिस्टेक्स की जो आप इस टाइम पे हाउस बाय करने से अवॉइड करोगी? जब मैंने पहला घर कनाडा में लिया था, उस समय मेरे पास घर बाइंग एंड सेलिंग के अच्छे एक्सपीरियंस थे, क्योंकि मैं उस समय तक इंडिया में 3 जगह पे 3 घर खरीद चुका था. मैं दुबई में था, मेरी इनकम बहुत अच्छी थी, तो मैं अपने सारे इनकम वहीं इन्वेस्ट करता था. बट जब मैं कनाडा आया तो मुझे रेंट पे, अच्छे रेंट पे घर में रहना लग रहा था कि वेस्टेज ऑफ मनी है. मैं किसी और के लिए वो कर रहा हूँ, और हर साल जैसे रेंट 5 से 10% बढ़ जाते थे. मैं रेंटेड हाउस में रह के अच्छे फर्नीचर नहीं खरीद सकता था, अच्छे टीवीज नहीं खरीद सकता था. लगता था कि मैं हर साल मेरे को घर चेंज करना है तो क्यों खरीदूं. एक जगह पे मैं काम कर रहा था, मैं किसी के कांटेक्ट में आया और उन्होंने बताया कि अगर आपको यहाँ परमानेंट रहना है तो यू शुड हैव योर ओन हाउस. तब मैंने सोचा कि चलो कुछ फिगर आउट करते हैं
क्या होता है। तो उन्हीं से पूछा कि क्या आपके पास घर है, तो बोला हाँ है। मैं बोला क्या मैं आपके एरिया में आके देख सकता हूँ, तो ही टोल्ड या यू आर मोस्ट वेलकम। फिर एक दो बार टॉक हुई और मेरा मन बना कि ओके, अब आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू गेट इन नॉलेज एटलीस्ट। मैं वहाँ गया तो मुझे पता लगा कि एक बिल्डर अपना नया कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाला है, और उस समय 2014-15 की बात है। देयर वॉज ए टू मच डिमांड फॉर दैट हाउस दैट इन दैट एरिया। मैं गया, काफ़ी रश थे, किसी तरह से मैं एक घर बुक कर पाया। बट या देयर आर ए लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। मेरे पास डाउन पेमेंट के लिए पैसे नहीं थे, बट एक गुड फेथ था कि आई कैन डू हार्ड वर्क। मैंने दो जगह काम किया, मेरी वाइफ ने काम किया, और हम लोगों ने अच्छे खासे सेव कर लिए डाउन पेमेंट के लिए। तो फाइनेंशियल मिस्टेक्स क्या थी उस दौरान, उस टाइम के दौरान, कि लाइक वो चीज को आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि आप फैमिली, एक तो बंदा अकेला आता है, बट यू हैड अ फैमिली। बेसिकली जब मैंने पहला घर लिया तो इट्स वाज वेरी वेरी इजी टू गो, क्योंकि बैंक ने पहले ही अप्रूव कर दिया था और हम दोनों की इनकम ठीक ठाक थी उस घर को अफोर्ड करने के लिए। बट जब मैंने दूसरा घर लिया उस समय भी मैं कॉन्फिडेंट था, बट क्योंकि मैं दूसरा घर बाई कर रहा था तो पहले घर का मॉर्गेज का लायबिलिटी मेरे ऊपर था, विच आई डोंट नो बाय दैट टाइम। तो जब मैं अप्रूवल के लिए गया तो वहां पे डिक्लाइन हो गया, और उसके पहले ही मैंने फॉर्म डील कर लिए थे दूसरे घर के। वो मेरा मिस्टेक था। जब भी आप घर बाई करो तो हमेशा ये दिमाग में रखना चाहिए कि वो आपके बजट के अंदर है कि नहीं, आपके पास क्या क्या लायबिलिटीज हैं, क्योंकि इनकम माइनस लायबिलिटी वट एवर योर इनकम इज, वो डिसाइड करता है कि आप क्वालिफाई होगे कि नहीं। मैंने पहला मिस्टेक यही किया कि फॉर्म डील करने के पहले मैंने प्री अप्रूवल नहीं लिया। तो मेरा लोगों से यही वो रहता है, एडवाइस होता है कि आप घर देखना शुरू करो, बट सबसे पहले आपको अपना बजट पता होना चाहिए। और हु विल डिसाइड द बजट? यू हैव टू मीट विथ एनी मॉर्गेज एडवाइजर, एनी मॉर्गेज ब्रोकर, और इफ यू कैन डायरेक्टली गो टू द बैंक और प्री अप्रूवल करा ले कि एज पर माई इनकम हाउ मच आई कैन अफोर्ड, and then you have to go to saw the house or buy the house. That was my mistake, which I corrected afterwards. But for the new buyer, I always suggest that comers, meet us, we will guide you how to qualify, or how you can get a pre-approval before searching the house. Hi guys, thank you for watching the podcast. इस पॉडकास्ट में हमने बात की कि कैसे हमारे गेस्ट एज अ न्यू कमर है कनाडा में, एंड दे हैव अचीव्ड एवरीथिंग दे वांट इन द फील्ड ऑफ रियल एस्टेट एंड मॉर्गेज एजेंट. सो this will be a series of episode, and we will be having more episodes with the same guests. So please do follow, like, share and subscribe to this channel, and we will be unraveling the core and will dig deeper into the real estate aspect and the mortgage aspect of the financial domain. So please stay connected, and I hope you like the podcast, and thank you for watching. Peace.